जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों का फाइनल एग्जाम आप लोगों का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सोशल साइंस का ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले हमने पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया, जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने उस सभी टास्क को डन कर लिया, यानी जितने भी सवाल मैंने बताए थे लगभग बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट कर बोला कि भैया पार्ट 1 डन, ठीक है। इसीलिए अब हमने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा जितने भी सवाल होंगे इसमें सभी इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, और कितने इंपॉर्टेंट है वो हम आपको आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। देखिए, पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि मैरियन और जर्मेनिया कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया है, उसका क्या महत्व था। ये सवाल 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार पूछा गया था 2012 में, दूसरी बार पूछा गया है 2014 में, ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया गया क्वेश्चन है। बात समझ में आई। आइए अब इसके आंसर को देखते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मैरियन दिया गया, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मैरियन की छवि को सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित की गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जर्मन जो है बलूत जो है किस बात का प्रतीक है, तो वीरता का प्रतीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो बनता है ये हमारा ये वाला, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये सवाल आपके 2011 के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में आपका पूछा गया सवाल है, इसलिए ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखा गया है कि बाल्कन प्रदेशों में अनेक जातीय समूह निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था, जो अपने पतन के कगार पे था। स्लाव बाल्कन के जातीय समूह उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जातीय समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। रूसी, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, ठीक है। अतः इस कारण से बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये सब जो सवाल जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो अच्छे खासे नंबर देकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ये सवाल आपका पूछा गया था 2009 में, याद रखिएगा, और उसके बाद पूछा गया था डायरेक्ट 2020 में। अब आप देखोगे इसके गैप देख लीजिएगा, तो आप यहाँ पे लगभग लगभग जो है आपका 11 साल का गैप है। तो आप कभी ये मत समझना कि जो सवाल 10 साल पहले आया था वो अभी नहीं आएगा, बहुत पुराना सवाल है, ऐसा नहीं होता। देख लो 11 साल बाद भी सवाल रिपीट हुआ है। बात समझ में आई। तो जितने पुराने सवाल होते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सवाल जो है वो आए। तो देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों का देखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखना है। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। लेकिन राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। नेक्स्ट आइए, कह रहा तत्पश्चात परसा के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए परसा के प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑटो वन बिस्मार्क ने इस आंदोलन के परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में परसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आइए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल भी आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2013 में और 2015 में, याद रखिएगा, इसलिए वे भी आई है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर में आपको लिखना है कि इटली के एकीकरण में विक्टर एम्नुअल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख कावूर और गौरीबाल्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि
इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। अब देखिए इसकी जो प्रक्रिया का जो टिप्पणी यहाँ पे दिया गया है कि इटली के अनेक वंशानुगत राज्य बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा था। युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय को सौंप दी गई थी। शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के प्रमुख मंत्री कावूर को दे दी। मंत्री प्रमुख कावूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद जो लिखना है आपको यहाँ पे लिखना है, कावूर ने फ्रांस के सार्डिनिया पिडमाउंट में एक चतुर्थ कूटनीति संधि, आप इस वाले को स्किप कर दो, ठीक है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हो, यहाँ से लिखिएगा। गौरीबाल्टी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1861 में विक्टर एमैनुअल द्वितीय को एकीकृत कर इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ से स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल आपके 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखिए इसके आंसर में आपको देना था कि राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। शीघ्र ही फ्रांसीसी लोगों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तत्पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी, जो निम्नलिखित है। उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है कि सर्वप्रथम पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फिर आपको लिखना है कि राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आंसर इसको आप लोग कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम 2016 में इसको पूछा गया है ये सवाल। अगला सवाल जो है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, 2023 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। बस यहीं तक पूछा गया था। इसके बाद वाला ये सब जो डिटेल है ये सब नहीं पूछा गया था। ठीक है, सिर्फ इतना सवाल आया था कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। बात समझ आई। चलिए अब इसके आंसर में देखिए आप लोगों को क्या देना है। आर्थिक, यहाँ पे जैसे बोला है, उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचार क्या बल दिया। तो मुझे लगता है कि आपको जो है यहाँ से सिर्फ इतना ही इसमें नोट करना है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना ही आपको याद करना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं आया था। सिर्फ इतना आया था कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, तो बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ पर कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसे समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की उनकी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिसका भी ये पार्ट 2 डन हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बता दीजिएगा भैया पार्ट 2 डन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।